Recording in progress. All right, now we'll talk about net ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। वो नेट इनकम अप्रोच थी। ये कौन सी अप्रोच है बच्चों? थोड़ा सा नाम बदल गया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। शॉर्ट में बोलूं तो एनओआई अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोले तो एनओआई अप्रोच। उसमें भी एजम्पशन थी, इसमें भी एजम्पशन है। उसकी क्या एजम्पशन थी मैं भूल गया यार, बता दो यार। थैंक यू। बस एजम्पशन, बाकी आगे जी रिलेशनशिप तो हमने कर लिया। दिस अप्रोच assumes that KD and KO remains constant। उसने क्या बोला था? KD and KE। अब जरा ध्यान देना बेटा, मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है प्रूव भी कर दूंगा बेटा। अगर KO कांस्टेंट रहेगा ना तो वैल्यू ऑफ फॉर्म भी कांस्टेंट रहेगा। सर वो कैसे? एक बच्चे ने बोला सर अगर KO कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू ऑफ फॉर्म भी कांस्टेंट रहेगी। सर वो कैसे? मैं कहा शट अप, पिछली क्लास रेफर कर। सर याद नहीं है सर, मैंने लिखा नहीं अभी तक। मैं तू नालायक है। ये फॉर्मूला यूज किया था। यस सर। अगर KO कांस्टेंट है, EBI वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म भी कांस्टेंट। थैंक यू। So when we say KD and KO remains constant, indirectly we are saying even Value of form is constant. Value of form. इसका मतलब अब सिर्फ रिलेशनशिप किन दो चीजों के बीच में प्रूव होगा? परसेंटेज ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ Firm. कौन बोला वैल्यू ऑफ फॉर्म? कौन है ये आदमी या लुड़की? कौन थी ये? मैं मारूंगा मैं घर आके। ऊपर लिख तो दिया है वैल्यू ऑफ फॉर्म रिमेन्स कांस्टेंट। सु बात करूं क्षेत्र में बप्पा। सो सिर्फ क्या बचा यार? तीन ही तो चीजें, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म हमने कांस्टेंट कर दिया, कॉस्ट ऑफ डेट हमने कांस्टेंट कर दिया, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के साथ ही तो रिलेशनशिप की बात करोगे। तो प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी के रिलेशनशिप की बात करें, इट इज नेगेटिव। डन? सर प्रूव करेंगे, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं। मुझे ये रिलेशनशिप नहीं ये याद करने बेटा, ये अपने आप आते रहेंगे। हाँ, लिखते लिखते अगर याद हो जाए तो उससे फायदा पता है क्या होता है संजय? कई बार ना एनओआई अप्रोच की थ्योरी लिखने को बोलते हैं, तो ये अजम्पशन और ये रिलेशनशिप आप लिखोगे, इसी में 6 लाइनें बन जाएंगी आपकी। ओके। एंड सिमिलरली मेरा बेटा, बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, संजय बताएगी क्या रिलेशन होना चाहिए। और हाँ जी, सर आपने नेगेटिव बोला था, बट जैसे मतलब वो शायद आपने गलत किया है। पॉजिटिव है। हाँ। मेरा दिमाग खराब है बेटा, सड़ गया है। मेरे को देख के आप भी बोल सकते हो गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, जब देखो गलती करती रहती है। सॉरी यार, मुझसे भी गलती हो सकती है। बोला ठीक था बच्चों, लिखा गलत। ठीक है पुत्र? यस सर। यस। एंड बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट। ये रिलेशनशिप तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं, तो वैल्यूज दिखती रहती है और आप बार बार इधर देखते रहो। मेन आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि यार एग्जाम में वो मुझे नहीं कई बार बताएगा, ये नहीं कि ऑलवेज, कभी कभी मुझे वो नहीं बताएगा यूज विच अप्रोच। तो वहां पे मुझे दिमाग लगाना होगा कि नेट इनकम अप्रोच फॉलो करूं या नेट ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे आगे भी अप्रोचेज आएंगी बच्चों। तो हमें ये जज करना होगा पुत्र, नेट इनकम अप्रोच फॉलो करूं या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। एक और एग्जांपल लिखें यस सर। टू प्रूव दिस, जैसे हमने वो वाला किया था। एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूँ और आंसर इसी पेज पे सॉल्व कर दूंगा ताकि एक साथ आ जाएगा। EBIT
₹20,000। टोटल फंड रिक्वायरमेंट, TFR भी जिसे आप बोल सकते हो, बट कुछ बच्चे भूल जाते हैं तो इसीलिए मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। टोटल फंड रिक्वायरमेंट ₹1 लाख, cost of debt 5%, and overall cost of capital 12.5%. Overall cost of capital 12.5%. Find out number 1 KE. Number 2, value of equity. V सबको पता है, V stands for value of Yes, sir. equity. If the proportion of debt to TFR, TFR सबको पता है क्या होता है, total fund requirement, is 10%, 40% or 70%. 10%, 40% और 70%. संजय, आप मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर सकती हो? Yes, sir. पिछले क्वेश्चन की तरह 3 कॉलम बना ले बेटा। Yes, sir. डेट 10,000, क्योंकि 1 लाख का 10%, 10%. 1 लाख का 10%. 1 लाख का 70%। अब एक में अलग अलग था ना बच्चों प्रोपोर्शन, पहले में 10%, Yes. दूसरे में 40% एंड तीसरे में 70%। Now, EBIT is 20,000. in all the 3 cases. Yes, sir. सबसे पहले आप क्या माइनस करोगी? Interest. एट द रेट, अगेन 5. debt is issued at, Par with no there is no flotation, cost. that's why जो cost of debt है वहीं आपका rate of, Interest हो जाएगा. तो 5% किसका निकालेगा मेरा बेटा? 10,000 10,000. 5% of 40, 3,000. 5% of 70,000. so far so good. Yes, Yes. sir. अगेन इसी को ईट और इसी को ईटिश लिख दिया, क्योंकि अभी हम टैक्स की बात विदाउट टैक्स वाली अजम्पशंस कर रहे हैं। टैक्सेस से क्या इंपैक्ट पड़ेगा धीरे धीरे सीखेंगे। सो फार सो गुड। Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. Yes. कर दिया। अब यार प्रॉब्लम ये है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। Equity. जरा ध्यान देना बेटा, आप अपने फॉर्मूला की लिस्ट खोल सकते हो। मैंने कहा यार ये भी मिसिंग है साला, ये भी मिसिंग है, तो मैं ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा अपना दिमाग का स्क्रू टाइट किया कि यार वैल्यू ऑफ इक्विटी वर्ड एक जगह पे और यूज हुआ था, वैल्यू ऑफ इक्विटी वर्ड एक जगह पे और यूज हुआ था। Value of वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ Equity. equity. आई रिपीट, वैल्यू ऑफ इक्विटी का वर्ड या तो अपने फॉर्मूला में यूज हुआ था या वैल्यू ऑफ फर्म के फॉर्मूला में यूज हुआ था। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, केडी कांस्टेंट, केओ कांस्टेंट, यानी केओ कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म विल बी कांस्टेंट। Yes, sir. एक बारी वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लूं
वैल्यू ऑफ डेट दिया है तो मैं क्या बोलूंगा, जिया बेकरार है, बस मुझे इंतजार है किसका, वैल्यू ऑफ फर्म का। वैल्यू ऑफ फर्म आती, वैल्यू ऑफ डेट माइनस करूंगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द आंसर। Yes, sir. तो पहले मैंने अपनी थीम रेडी की कि यार मुझे इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है, यहां तक तो समझ आ गया था, क्योंकि अब वैल्यू ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से कोई भी चीज मेरे पास गिवन नहीं है, दोनों निकालनी है। और मुझे पता है द वर्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी इज यूज्ड इन द फॉर्मूला Value of firm. तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, Firm. जिसका एक फॉर्मूला ये भी था, ईबीआईटी अपॉन के। Yes, sir. ईबीआईटी कितना, 20,000. केओ कितना, 12.5. मैंने तीनों जगह सेम क्यों लिखा, क्योंकि यही तो इस मेथड की असम्पशन है दैट केओ एंड हेंस द वैल्यू ऑफ फॉर्म रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू, यहां तक क्लियर। Yes, sir. वैल्यू ऑफ फॉर्म में से अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दूं तो बोलो बच्चों क्या आएगा। Value of equity. सर बहुत पका रहे हो आज आप। बेटा चैप्टर ही ऐसा, मैं क्या करूं। सर नहीं, आप वैसे भी पकाओ बेटा, मुंह पे तो बेइज्जती मत करो यार, गंदी बात है। सो वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट चला जाएगा तो क्या बचेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी। अब यार अक्षिता मैं थक गया, मेरा दिमाग का ना डीडी हो गया दही। तो आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल चुका है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगी। सर बड़ा आसान है, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला था ईटिश अपॉन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो के का फॉर्मूला हो जाएगा, ब्रिटिश अपॉन साइड चेंज कर दी, फ्लिप द साइड्स। जैसे आप अंग्रेजी में कहते हो स्टेप इनटू माय शूज, ऐसे ही बोलते हो ना, देन यू विल रियलाइज। जब किसी से लड़ते हो अक्षता ऐसे ही बोलते हो ना, स्टेप इनटू माय शूज देन यू विल रियलाइज हाउ बैडली आई एम हर्ट, राइट। यस सर। तो यहाँ भी हमने शूज बदल दिए, शूज बदलते हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो बता मेरा बेटा ईटिश कितना है फर्स्ट ऑप्शन में, सर 19,500। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है पुत्र, सो 1 lakh. 1,50,000। into 100, 13%। 13. मेरा लकी नंबर, मेरा लकी नंबर, ओए लकी लकी ओए। आईफोन 13 आ गया है। यस सर। करेंगे अभी क्लास का रिकॉर्डिंग रोक के फिर बात करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे इसको सॉल्व किया पुत्र So कितना आ गया। 15%. 13 मेरा 15%. लकी नंबर, 15 मेरा डे ऑफ बर्थ, वो भी लकी मेरे लिए। तो देखो बेसिकली क्या कह रहा हूं, 13 पहुंचा 15 के पास, यानी एज द प्रपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीजेस, as the proportion of debt increases, cost of equity also इंक्रीज। increases and hence proved। रट्टे थोड़ी मार दिया, हाँ ये क्रॉस वेरीफाई करने के काम आ जाता है अगर आप याद रखते हो। ऐसे अगला सॉल्व करते हैं बेटा, 16,500 अपॉन 18.34. 18. एंड हेंस प्रूव्ड। और इधर देखो जैसे जैसे प्रपोर्शन ऑफ डेट बढ़ रहा था वैल्यू ऑफ इक्विटी कम हो रही थी, कम हो रही थी। नेगेटिव रिलेशनशिप प्रूव कर दिया, नेगेटिव रिलेशनशिप प्रूव कर दिया। तो ऑल अबाउट नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। फटाफट से रिकॉल करो कंसेप्ट की बात, कंसेप्ट केडी एंड केई जब कांस्टेंट रहता है तो वो एनआई अप्रोच है, एंड केडी एंड केओ एंड हेंस द वैल्यू ऑफ फर्म जब कांस्टेंट रहता है दैट्स एनओआई अप्रोच। So far so good? यस सर। Yes. All right. Now लिखते हैं पुत्र थर्ड अप्रोच, लिखते हैं बच्चों थर्ड अप्रोच
कॉल्ड, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर सीधा न्यूमेरिकल बुक से करेंगे, उसके ऊपर सीधा न्यूमेरिकल बुक से करेंगे आज। थर्ड अप्रोच का बस थोड़ा सा लिख के, और चौथी अप्रोच जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा आज, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को समझाने की अपने दिल से कोशिश करूंगा। नाउ थर्ड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। संजय पीती है बनाना शेक, और अक्षिता पीती है मैंगो शेक, और मुझे तो बनाना मैंगो शेक मिक्स पसंद है, यानी मिक्स जूस। मिक्स शेक। Yes. तो ट्रेडिशनल अप्रोच इज बेसिकली, सिर्फ इतना ही लिखवाऊंगा बच्चों, मतलब इसको मैं बोलता हूं, अगर मैं भगवान जी की फॉर्म में बात करूं, नारद मुनि पता है कौन थे? Yes. नारायण नारायण, इधर जाके आग लगाते थे, उधर जाके आग, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने हिस्ट्री में बेटा। यस सर। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये चोर आदमी है। ये क्या कहता है, इसने अपनी अप्रोच बना दी फालतू की। कहता है देखो जी, थोड़ी देर तक बात करूं तो नेट इनकम अच्छा है, बट एक सर्टेन लेवल के बाद एनओआई अच्छा है। यानी इसने अपना कुछ नहीं बोला, इसने क्या बोला, इट्स ए ब्लेंड ऑफ बोथ। बोथ। Both. तो लिखते हैं बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच इज ए ब्लेंड ऑफ एनआई कॉल नेट इनकम एंड एनओआई अप्रोच। Traditional approach is a blend of NI and NOI approach, meaning thereby कुछ स्टेज तक तो ये कहता है KD and KE will remain constant Constant. up to a certain percentage of debt. Beyond that कहता है अब KO constant हो जाएगा, लेकिन KE constant नहीं रहेगा। ओके सर। Yes, sir. ठीक है बता, so that's why we said it's a blend of बोथ। Both. ओके। आज आप बच्चों से एक बात और पूछनी है, यहाँ पे अभी लिखवा भी दूंगा, टुवर्ड्स द एंड में ही लिखना पसंद नहीं, पहले ही लिख लेते क्योंकि इन्हीं अप्रोचेस में ज्यादातर होता है। पॉइंट टू रिमेंबर, ये मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, देखते हैं आप दोनों में से किसको याद है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर से मतलब है बच्चों प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन in which KO called WACC called overall cost of capital should be Based on book values. fill in the blanks छोड़ दिए, देखते हैं कौन याद दिलाएगा। and value of firm should be, yes, anybody remembers? So based on book value weight. नहीं नहीं बच्चों, वो आप गलत बोल रहे हो। याद आया, कल हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट चैप्टर में, जहाँ पे डेट इक्विटी का क्या कहते हैं प्रोपोर्शन चेंज होता जा रहा था, और उसने कहा था सेलेक्ट द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने कहा था उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें कॉस्ट का बर्डन कम है और वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। सो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? द वन इन विच द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स मैक्सिमम। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। कर दिया। इस अप्रोच के ऊपर डायरेक्टली बुक से ही क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ऑल अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच बच्चों, KO should be minimum and VF should be under this approach. आज का लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लिखेंगे, उसके ऊपर बस कुछ बातें पूछेंगे और जिसके ऊपर गौर फरमाएंगे नेक्स्ट क्लास में। MM अप्रोच।
approach. Now, before I start this assumption, point to remember लिखेंगे बच्चों. arbitrage process. आर्बिट्रेज से क्या मतलब है मैं बताने की कोशिश करूंगा. मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं और इसके लिए मैंने सबसे पहले आपसे पूछा, आप बुद्धू हो या समझदार? समझदार सर। ठीक है, समझदार हो ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स भर के बताना आप जरा. A rational consumer will always will always sell the shares of dash firm and buys the shares of dash firm. Now, what you will fill up? So falling or rising. हाँ, So falling or rising. पहले वाले में फॉलिंग फर्म, हाँ मतलब जो फर्म डूब रही है उसके शेयर खरीद लूं, साला वो डूब रही है मैं भी उसके साथ डूब जाऊं. सॉरी अरे उल्टा। सुनो 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 सुनो, उल्टा। मैंने उससे प्यार थोड़ी किया है कि वो कुएं में छलांग लगाएगा मैं भी उसका हाथ पकड़ के चल चल मैं तेरी रानी हूँ. सर उल्टा तो बोल दिया। जिसके शेयर्स राइज होंगे, ज्यादा इंक्रीज, मतलब जिसकी मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा है. सो यू वुड लव एज अ रैशनल कंज्यूमर टू सेल द शेयर्स ऑफ ओवर वैल्यू, एंड बाय द शेयर्स ऑफ. अंडर वैल्यू। ठीक है अक्षिता, देखो यहाँ पे हिंदी पिक्चर का गाना मत गाओ, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, वो उनका था. यहाँ पे मैं रैशनल इन्वेस्टर हूँ. भाई तू डूब रहा है, जा मर, तू मर, मैं नहीं मर रही तेरे साथ. समझ गई ना मैडम? यस सर। अच्छा, मार्केट में तेरी लोग तेरे को पूछ रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, चंट लोग. तभी तो मैंने पूछा था बुद्धू हो या समझदार. इसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, बट अभी हम ये छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं. दैट अ रैशनल इन्वेस्टर वुड ऑलवेज ट्राई टू सेल जिसके मार्केट में शेयर्स की प्राइस बढ़ चुकी है, क्योंकि पीक पे आ चुकी है, तो साला ज्यादा बेटर है बेच दो इससे पहले ज्यादा। उसका प्राइस गिरना शुरू हो. यस सर। और जो अभी सस्ते में मिल रही है खरीद लो, बट ये नहीं कि सस्ते में मिल रही है इसलिए खरीद लो. नेचुरली आप उसके फाइनेंशियल्स भी चेक करोगे, हाँ यार इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इसके फ्यूचर प्लान अच्छे हैं. अभी तो इसका शेयर सस्ते में क्योंकि इसको कोई जानता नहीं है, बट आने वाले टाइम में इसकी गुड्डी बोले तो पतंग आसमान में होगी, ये भी ग्रो करेगा, हम भी इसके साथ ग्रो कर जाएंगे, आज सस्ते में खरीद लेते हैं. दिस इज कॉल्ड डूइंग द होमवर्क. करेक्ट. यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मैं पहले लिखूंगा फिर समझाने की कोशिश करूंगा. नहीं समझ आए तो 1000 बारी पूछ लेना, एक बारी नहीं 3 0 आगे लगा के. तो लिखते हैं बच्चों, इन दिस प्रोसेस, मतलब ऊपर के प्रोसेस में, चाहे सेल करते वक्त चाहे बाय करते वक्त, इन दिस प्रोसेस, रादर सेल की बात करूंगा अभी तो, इफ वी मूव. आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? हाँ बेटा, 1 o'clock। ओके. लीवर्ड फॉर्म को रिस्की फॉर्म भी कहते हैं और गियर्ड फॉर्म भी कहते हैं बच्चों.
अनलीवर्ड फर्म को नॉन रिस्की और अनगियर्ड फर्म भी कहते हैं। इफ यू मूव फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड फर्म, सुनना बेटा मेरे बात बड़े प्यार से, आपने इधर देखो बेटा, सिर्फ समझना, इन बिटवीन ए एंड बी उनका कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, उनका बिजनेस सेम है, उनका फाइनेंशियल रिस्क सेम है, बट ए का मार्केट प्राइस है 110 और बी का 90, तो यू विल सेल 110 करोड़। मतलब यू विल सेल ए एंड बाय बी। यहाँ पे मेरी assumption है that you already hold the share of A, तभी तो A के बेचोगे। यस। I repeat, आप ऑलरेडी होल्ड करते हो A के शेयर जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, तभी तो आप उसको बेचोगे। नाउ प्लीज अगली बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा। ये मैं इमेजिनरी फिगर्स के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो लिख रहा हूं, और यही चीज आप न्यूमेरिकल में आइडेंटिफाई भी करोगे, इसलिए लिख रहा हूं। मैंने ये इनका कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी कर दिया बच्चों। कैप स्ट्रक्चर मींस कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, बट ए में डेट है, बी में डेट नहीं है। नहीं। तो मैं नेक्स्ट बातें बोलने जा रहा हूं, बड़े प्यार से सुनना। यानी मैं जिस फर्म के शेयर्स बेच रहा हूं कॉल्ड ए, उसमें मुझे डिविडेंड कब मिलता था? डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने के बाद। तो मैं हिंदी में बोलूं, मेरा नंबर कब आएगा? दूसरे नंबर पे। यानी पहले कंपनी प्रॉफिट कमाएगी टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर, साला तब मेरी बारी आएगी। यस सो फार सो गुड। यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। कर दिया। नाउ व्हेन आई मूव फ्रॉम ए टू बी एंड आई बिकम एन इन्वेस्टर इन बी, मेरा नंबर कब आएगा? सर सिर्फ आप ही का नंबर है, सिर्फ आप ही का नंबर है, क्योंकि आपके अलावा तो फर्म की किसी और की तरफ ऑब्लिगेशन नहीं है। दिस कॉल्ड, इधर देखो, दिस इज कॉल्ड आई एम मूविंग फ्रॉम लीवर टू अनलीवर्ड। रिस्की टू नॉन रिस्की फर्म। क्यों? क्योंकि बेटा ए में कोई कंपल्शन नहीं थी कि मुझे डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं दे पाई पूरा, तो मुझे डिविडेंड क्यों देगी? यस सर। बट बी के केस में जो भी आएगा मेरा है, तो मतलब कोई रिस्क ही नहीं। नाउ वेदर माई डिसीजन, सुनो, वेदर माई डिसीजन इज जस्टिफाइड और नॉट, व्हाट जस्टिफाइड, कि ए से बी पे जाना अच्छा है या नहीं, मैं उन दोनों के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स कभी भी डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ए में मेरा नंबर 2 था, यानी रिस्क था, मेरे को डिविडेंड दिया जाता था इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद। बी में तो डायरेक्टली मुझे मिलता है। इसीलिए एमएम मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, स्पेलिंग याद नहीं आ रही अभी, बुक से देख के बता दूंगा, मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, इसलिए एमएम अप्रोच लिख दिया। एमएम अप्रोच कहती थी कि बेटा इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड इन दिस केस यू आर मूविंग फ्रॉम लीवर टू अनलीवर्ड। you have to create home made leverage. You have to create homemade लेवरेज। leverage और leverage जो भी बोलते हैं भाई, HML, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सर होममेड लेवरेज का मतलब क्या हुआ? पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। By HML called homemade leverage we mean, by homemade leverage we mean borrowing in identical proportion at identical interest rate. Borrowing in identical proportion at identical interest rate. So far so good. यस सर। सर इसका मतलब क्या है वो तो बताओ। यस सर बोल रहे हो आप,
मैं बताता हूँ। देखो ए में मेरे को इंटरेस्ट मिलता था, मेरे को डिविडेंड मिलता था इंटरेस्ट पेमेंट होने के बाद। अब मैं पता है क्या करूंगा, जब मैं ए के शेयर्स बेचूंगा, बी के शेयर्स खरीदने से पहले बैंक के पास चला जाऊंगा, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, बोरो करने चला जाऊंगा, पैसे बोरो करके लाऊंगा। कितने बोरो करूंगा ये बात की बात है, बट किस रेट पे बोरो करूंगा। ए में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था तो हम एज्यूम करके चलते हैं बी में इन्वेस्ट करने से पहले जब हम भिखारी बनने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं, हम किस रेट पे बोरो करेंगे? 10%। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिकल इंटरेस्ट रेट। आइडेंटिकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, नेक्स्ट क्लास में वैल्यूज के साथ बता दूंगा, बट अभी थोड़ा थोड़ा बता सकता हूं। यहाँ पे डेट और इक्विटी की रेशियो क्या थी? 1:9। तो बी में जब मैंने पैसा बोरो किया और जो इक्विटी का मेरा शेयर बनेगा वो किस रेशियो में होना चाहिए? 1:9। This is called in identical proportion and at identical interest rate means 10%. That is all about point number 2, that if in the process of selling the overvalued firm and moving to undervalued firm, we are moving from levered to unlevered, यानी हम ए के शेयर्स बेच रहे हैं और बी के शेयर्स खरीद रहे हैं, उसमें बी में तो रिस्क है ही नहीं, तो मुझे पहले रिस्क क्रिएट करना पड़ेगा, which is called home made leverage, that is borrowing in identical proportion at identical interest rate. यहां तक कोई डाउट बेटा? यस सर। नो सर, बट सर इससे होगा क्या? सर डाउट है। इससे होगा लेवरेज क्या मैं क्रिएट बताता करने हूँ, देखो इससे होगा क्या कि अब जब मैं पैसे कमाऊंगा इन्वेस्ट करने के बाद, मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस सर। उसके बाद जो बैंक पैसे बचेंगे वो मेरी जेब में आएंगे ना। तो सर तो फायदा अब क्या? फायदा क्या, फायदा ये हुआ बेटा, अब ये पता लग जाएगा कि बी से जो मैं पैसे कमा पा रहा हूं क्या वो ए से यस ज्यादा सर। कमा पा रहा हूं, यानी क्या मैंने ए से बी पे मूव करके सही किया या गलत। रैशनल इन्वेस्टर कहता जरूर है कि ए से बी पे जाना इज एडवाइजेबल क्योंकि वो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, बट मैथमेटिकली फाइनेंशियली क्या वाक्य में मेरा डिसीजन ठीक है, उसको हम चेक करते हैं थ्रू दिस अप्रोच। ओके सर। यस, किसी और का डाउट? सर डाउट है मेरे को। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे आपने बताया लीवर्ड से अनलीवर्ड, मतलब कि इसमें डेट था और उसमें डेट नहीं है। लीवर्ड इस मतलब रिस्क ही, रिस्क था क्योंकि मेरा नंबर इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद आएगा, बी में तो रिस्क था ही नहीं क्योंकि मेरा नंबर डायरेक्टली आएगा क्योंकि उसमें कोई डेट ही नहीं है, फर्म को इंटरेस्ट देना ही नहीं है, इसीलिए मैंने कहा पहले मैं बोरो ही कर लेता हूँ, फर्म को नहीं देना साला, मैं खुद अपने ऊपर डेट बर्डन क्रिएट कर लेता हूँ। सर बट जैसे सर अगर अगर ए में नहीं होता डेट और बी में डेट होता, अरे बट इसका हेलो प्राइस हेलो आता। हेलो अक्षिता, यस सर। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, कैन आई? यस सर। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, 2 मिनट रुक जाओ, अगला प्रश्न सुन तो लो, 2 मिनट और दे दो। वो क्या कहते हैं ना, शाहरुख खान की पिक्चर देखी थी, कुछ कुछ होता है, देखी थी? सर एक डाउट और है। अरे नहीं, कुछ कुछ होता है, पहले सुनो, देखी थी? यस सर। यस सर। मैं ये कहता हूं, मैं आई हेट शाहरुख खान, यू डोंट बिकम काजोल, आई डोंट वांट टू बिकम शाहरुख खान। कहने का मतलब आपको कुछ नहीं होने दूंगा, एज फार एज डाउट जो आप कह रहे हो, जो आपके मन में आ रहा है ना, वो मैं ऑलरेडी जानता हूं क्या आ रहा है, ट्रस्ट मी, गिव मी अनदर 5 to 10 मिनट्स, फिर मैं अक्षिता के पास वापस आऊंगा और पूछूंगा यस मैम आपका डाउट, आप बोलोगे सर नो डाउट, आई कैन चैलेंज 99%, 100% आई एम नॉट गॉड, राइट? चलो अक्षिता आगे। यस सर। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं पुत्र। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ इन केस वी एंड अप मूविंग फ्रॉम अनलीवर्ड, अनलीवर्ड बोलो, अनगियर्ड बोलो, नॉन रिस्की बोलो, टू लीवर्ड फॉर्म। सर मतलब बताता हूं,
एंड अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ आई ऑलरेडी होल्ड शेयर्स इन बी लिमिटेड, ये एजम्पशन माननी पड़ेगी। बेटा ओवर वैल्यूड के शेयर्स होल्ड करोगे तभी तो बेचोगे ना। Yes, sir. Yes. So now, if the market price per share of B is high, and let us assume we hold the shares of B Limited, we hold the shares of B Limited. So we'll sell B Limited and we'll buy A Limited. In now. अब क्या हो रहा है बेटा? We are moving from non-risky to risky firm. Yes, sir. yes. यानी मैं जिस फर्म में होल्डर ऑफ शेयर्स था वहां पे डायरेक्टली मुझे डिविडेंड मिल जाता था जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती थी। Yes, Yes. sir. बट अब मैं उसको बेच रहा हूँ, ए के शेयर्स खरीद रहा हूँ। ए में जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो यार मेरा नंबर तो नंबर 2 पे आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो पता है अब आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपने बोला था रिस्क नहीं था, आपने खुद रिस्क क्रिएट किया था, किया था ना? Yes, sir. ये एजम्पशन थी ताकि दोनों का रिजल्ट कंपेरेबल हो जाए। अब यहाँ पे क्या है Yes. समझा? यहाँ पे क्या है, वो कहता है अगर आप नॉन रिस्की से रिस्की फर्म पे जा रहे हो तो साला अपना पैसा खाली इक्विटी में मत लगाओ, थोड़ा डेट थोड़ा Equity. बाय डूइंग दिस। जब भी कंपनी पैसा कमाएगी डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इक्विटी पे डिविडेंड। तो जो मेरा रिस्क था मैंने उस रिस्क को अंडू कर दिया बाय इन्वेस्टिंग माय मनी नॉट ओनली इन इक्विटी बट आल्सो इन Debt. this is called MM says we have to undo the leverage. We have to undo the leverage. Invest in Both Debt. equity and debt. that is debt as well as equity. That is both debt as well as equity. अब 1 मिनट दे देना। Assumptions. MM की क्या assumptions थी? MM की assumption थी ये बच्चों, मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम है, सिर्फ एक का ही प्रैक्टिकल यूज आएगा। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। नंबर 2, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। ओए जब मैंने बोला डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, इसका मतलब जो मेरी अर्निंग पर शेयर है वही मेरा हाँ Dividend per share. मेरा थैंक यू मैडम। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। थर्ड, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती। अदरवाइज तो एक सेकंड, अदरवाइज तो जब भी आप शेयर बाय सेल करोगे साला ब्रोकर तो कमीशन ले जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Now I repeat, moving from levered to unlevered, moving from levered to unlevered, we have to create homemade leverage. Creating homemade leverage means borrow the money before investing in B, called unlevered form, in identical proportion at identical interest rate. And if we move from unlevered to levered, साला रिस्क हो जाएगा, तो रिस्क होने मत दो, रिस्क में भी इन्वेस्ट कर दो।
invest your money both in debt and equity both, and by doing this you are undoing the risk. क्योंकि जो रिस्क था कि मेरा नंबर 2 पे आएगा, अब तो आपके पास प्रोपोर्शनेट डेट भी है, डेट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा. दिस इज कॉल्ड यू हैव undone the leverage by investing your money in both debt as well as equity. Assumptions: capital markets are perfect, dividend payout ratio is 100%, that is whatever is the earning per share becomes dividend per share, and कोई भी ब्रोकरेज बोले तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है. अब मेरा पहला सवाल मैडम नंबर 1 से, कुछ कुछ होता है? यस सर. अभी भी होता है? अच्छा नहीं नहीं. तो ना तू कजोल ना मैं शरूक, ठीक है? सर ये कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट का क्या मतलब है? मतलब capital markets are perfect means there is no information which is hidden, clear position, perfect knowledge about the market. ठीक है सर. Yes, Sanjay. Doubt, sir. All right. तो प्लीज इस थ्योरी को आप रिवाइज करके रखेंगे. आज हमने आपके साथ फटाफट से रिकॉल करें जो हमने पढ़ा. फर्स्ट इज नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच कहता है, फॉर्मूलाज लिखे थे हमने, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी. फॉर्मूलाज आपने लिखे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करूंगा. फॉर्मूलाज लिखने के बाद नेट इनकम अप्रोच की मोटी मोटी बात, केडी एंड केई रिमेन्स कांस्टेंट. तो विद केओ द रिलेशनशिप इज इनवर्स and with VF the relationship is direct. NOI approach, KD and KO and hence the value of firm remains constant. KD and KO and hence the value of firm remains constant. and इसमें भी हमने रिलेशनशिप प्रूव करने की कोशिश की. इसमें भी हमने रिलेशनशिप प्रूव करने की कोशिश की कि with cost of equity the relationship is direct and with the value of equity the relationship is inverse. ट्रेडिशनल नारायण नारायण मतलब ब्लेंड ऑफ बोथ. एंड MM अप्रोच में हमने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ आर्बिट्रेज सीखा कैसे चलेगा कि अगर मैं रैशनल कंज्यूमर हूं तो आई वुड सेल द शेयर ऑफ ओवर वैल्यूड फर्म एंड बाय द शेयर ऑफ अंडर वैल्यूड फर्म. In this process, if I move from levered to unlevered, I have to create homemade leverage. Creating homemade leverage means borrowing in identical proportion at identical interest rate before investing your money in the next form. And in case if I move from unlevered to levered, invest in both so that you don't have a risk. That is known as undo the leverage. Assumptions: capital markets are perfect, no brokerage called transaction cost, and dividend payout ratio is 100. मराठी में बोले तो 100, अंग्रेजी में बोले तो 100%. आज के लिए इतना काफी है. अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना.